अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ लीडर्स। कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज मैथ्यू बरकत। आई एम ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट, ट्रेनर, एक्सपर्ट एंड बिजनेस कोच। ऑलराइट लीडर्स, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है रिच मेंटालिटी एंड पुअर मेंटालिटी। ओके, मेक श्योर दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम सब लोग लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं। ओके, बट कोई भी काम शुरू करना है उसके लिए सबसे पहला तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हमारे माइंड में कौन सी ऐसी चीज है या हमारी हैबिट्स कैसी हैं। हमारा माइंड कौन सी थिंकिंग रखता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है या फिर नेगेटिव थिंकिंग रखता है। ऑलराइट, आज का ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम आपको डिस्कस डिटेल्स में बताएंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पुअर माइंडसेट वाले हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव माइंडसेट वाले या कह सकते हैं मिडिल क्लास और पुअर माइंडसेट वाले हैं। असल में अल्लाह ताला ने, खुदा ताला ने सब इंसानों को सेम ही बनाया। हमारी लोअर बॉडी तक हम सब लोग सेम है, दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, मुंह भी, सब कुछ सेम है। बट हम लोगों में डिफरेंस कहाँ पे आता है? सब लोगों का अगर आपको बताया जाए तो डिफरेंस आता है हमारे माइंड सेट में। कुछ लोग पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ लोग नेगेटिव सोचेंगे। ऑलराइट, अगर एक इंसान है, अब ये नहीं है कि जो नेगेटिव सोचता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नेगेटिव सोचने वाले की भी वैल्यू है। सबसे पहले बताया जाए, अगर एक इंसान है जिसने एक पेंसिल बनाई, ठीक है, वो पॉजिटिव थिंकर था, उसने सोचा कि मुझे पेंसिल बनानी है ताकि हम लोग कुछ ना कुछ लिख सकें। ओके, अब यहाँ पे आता है नेगेटिव थिंकर। उसने क्या किया कि अगर हमसे गलती हो जाती है तो फिर क्या करेंगे, तो उसने एक रेजर बना दी। हमारी लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वर्थ होती है, ठीक है, बट यहाँ पे सोचना यह है कि हमारी लाइफ में नेगेटिविटी कितने परसेंट है और पॉजिटिविटी कितने परसेंट है। आज जो सेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन में मैंने आपको डिटेल में बताना है कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में डिफरेंस कौन कौन से हैं। आप लोग अपने पास पेन एंड पेपर रख लें। ऑलराइट लीडर्स, आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा पॉइंट्स, आप लोगों ने इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है ताकि फ्यूचर में भी आपके काम आ सके। अगर आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे जल्दी से एक कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें आप लोग। ऑलराइट लीडर्स, चलें। सबसे पहले आप लोग अपने पास पास पॉइंट लिख लें कि हमारे पास जो बेसिकली ह्यूमन नेचर दो टाइप्स के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है। एक होता है पुअर माइंडसेट और एक होता है रिच माइंडसेट। ओके, पुअर माइंडसेट में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और रिच माइंडसेट में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ये लोग आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। ऑलराइट लीडर्स, ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। मेक श्योर गाइस, लीडर्स, रिच माइंड जो लोग होते हैं उनमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है। कंसिस्टेंसी एक बहुत छोटा वर्ड है बट इसकी जो वर्थ है, जो वैल्यू है, बहुत ज्यादा है। और जो पुअर माइंडसेट वाले हैं वो स्टार्ट तो कर लेते हैं, राइट, बट स्टार्ट करने के बाद वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाता जाऊंगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक अच्छी बॉडी बनेगी, कैसे बॉडी बनेगी, जब हम लोग वर्कआउट करेंगे या हो सकता है जिम जाके अपने मसल्स को ट्रेन करें। राइट, हमारे लिए हमें पता है कि हमने जिम जाना है, सबको पता है। पूरा माइंड जो ऐसे लोग हैं जो बॉडी बनाना चाहते हैं और ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि जिनकी बॉडी है, उनको भी पता है कि हमने कैसे वो अपनी बॉडी को बनाना है, जिम जाकर या वर्कआउट करके। ओके, अब एक दो पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पर्सन ए जो है वो रिच माइंडसेट है, उसे पता है कि मैं जो भी काम करूंगा कंसिस्टेंट होके करूंगा। वो डेली बेसिस पे जाता है, हफ्ते में कम से कम 5 या 6 बार वो जिम जा रहा है और उसने 1 घंटा या आधा घंटा जिम में कंटिन्यूअसली अपनी वर्कआउट को ट्रेन, अपने मसल्स को ट्रेन करना है। अब वो दिन में 1 घंटा काम कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है। दूसरा जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मोटिवेशन बहुत ज्यादा उसके अंदर। जैसे ही वो काम शुरू करेगा पहले ही दिन वो 5 से 6 घंटे क्या करेगा, जिम कर लेगा। उसको उसका फायदा कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट उसकी बॉडी में पेन आएगी, उसके जो मसल्स है वो ब्रेक होंगे, टिश्यूज ब्रेक होंगे और बाद में अगले दिन वो घर पे बैठ जाएगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मेक श्योर लीडर्स, अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमारे लाइफ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आज मैं आपको मोटिवेशन लेक्चर दूंगा, ठीक है, आप लोग मोटिवेट भी हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आज नहीं तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप लोगों की जो मोटिवेशन है वो फिर से खत्म हो जाएगी। मोटिवेशन को कंसिस्टेंट रखने के लिए आपको पहले डेमोन्स्ट्रेशन में आना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अपने अंदर जब डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे तब कंसिस्टेंसी आपकी मैटर करेगी। तो लीडर्स, मेक श्योर कि अगर, अब देखा मैंने आपको एग्जांपल एक दी है जिम की, कि अगर आप लोग जो पूरी रिच माइंडसेट है वो कंसिस्टेंट, वो दिन में 1 5 घंटे वर्कआउट नहीं करेगा, वो दिन में 5 घंटे वर्कआउट नहीं करेगा, वो 5 दिनों में 5 घंटे वर्कआउट करेगा। कंसिस्टेंट होके 1 घंटा डेली बेसिस पे वो वर्कआउट करेगा, ये होती है कंसिस्टेंसी। थोड़े से स्टार्ट करो, कम करो, बट कंसिस्टेंट रहो।
जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे आप लोग अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। मोटिवेशन होती है, काम शुरू कर भी देंगे, पहली बात है तो जल्दी से काम शुरू करते ही नहीं है। फिक्स माइंडसेट होता है, ओके, उसके भी मैं आपको अभी आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। बट जब शुरू कर भी देंगे तो कुछ दिनों के बाद वो कह सकते हैं बोर हो जाएंगे, उस वर्क को स्किप कर देंगे। तो पहला जो बेसिक पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने पास आप लोग लिख लें। रिच माइंड और पुअर माइंड में डिफरेंस क्या आता है कि रिच माइंडसेट वाले जो लोग हैं या रिच मेंटेलिटी वाले जो लोग हैं वो कंसिस्टेंसी पे बिलीव रखते हैं, कम कम करके, स्लो स्लो बट कंसिस्टेंट। और पुअर माइंडसेट वाले इनकंसिस्टेंट होते हैं। लीडर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है ग्रोथ माइंडसेट, जो कि रिच माइंडसेट माइंड मेंटेलिटी लोगों को एक्सप्लेन करता है, और फिक्स माइंडसेट किसका होता है, जो पुअर माइंडसेट है। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स आपके सामने शो हो रहे हैं। फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। रिच माइंडसेट जो है वो हमेशा लर्निंग्स को देखता है, हमेशा अपनी फेलियर से सीखता है। आई कैन लर्न टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट, ये रिच माइंडसेट है। ओके, चैलेंजेस हेल्प मी टू ग्रो। यहाँ पे जब पुअर माइंडसेट के लोग हैं, जब उनको चैलेंजेस आते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो फियरफुल हो जाते हैं कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। उन्होंने अपनी लिमिट सेट की होती है, वो खुद को ही अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं कि नहीं मैं ये कर ही नहीं सकता। अब दो पर्सन होंगे, उन्होंने एक अच्छी गाड़ी देखी, ठीक है, सपोज हम कर लिया हमने रोल्स रॉयस देखी। दोनों पर्सन है, एक है रिच माइंडसेट वाला पर्सन और एक कौन सा है, पुअर माइंडसेट वाला पर्सन। जो रिच माइंडसेट वाला पर्सन है उसके वर्ड्स क्या होंगे उस गाड़ी को देखकर, उसके वर्ड्स होंगे हाउ आई कैन अफोर्ड दिस या हाउ आई कैन परचेज दिस। और जबकि वो जो पुअर माइंडसेट है वो कहेगा आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, आई कैन नॉट परचेज दिस। सारी सारी जो बात है ये बात आती है हमारे माइंड के ऊपर। हम सोचते क्या है वही हमारी लाइफ में होता है। ओके, अब जो रिच माइंडसेट है वो क्या कह रहा है कि मैं इसे कैसे परचेज कर सकता हूँ, इसको कैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, किस तरीके से। जब क्वेश्चन आता है ना वाई, क्यों, तब आपका माइंड चलता है। और जब आपका माइंड कह ही है, आपने अपने माइंड को समझा ही ये दिया कि मैं ये कर ही नहीं सकता, तो वो सोचेगा भी नहीं। आपका माइंड किस लिए है, आपने इसका इसे म्यूजियम में रखेंगे मरने के बाद नहीं, इसको चलाना है आपने। तो इसे यूटिलाइज करें अपने माइंड को, इसको क्वेश्चंस दे अपने माइंड को कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, ये ऐसा क्यों हुआ। रिच माइंड, जो रिच मेंटेलिटी वाले लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं, थिंक करते हैं, और फिर ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, ये ऐसा वैसा कुछ। वो अपने बिजनेस के बारे में, अपने माइंड के बारे में, अपनी लर्निंग्स के बारे में सोचते हैं। आई एम इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स। जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं वो जेलस करेक्टर नहीं उनके अंदर होता, वो दूसरों को देखकर लर्निंग्स करते हैं। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट होता है। ये नहीं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब पे बैठे रहो। हाँ, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि रिच माइंडसेट कोई पर्सन है वो जॉब कर रहा है, मजबूरी हो सकती है, बट फ्यूचर में अगर वो जॉब कर भी रहा है तो वो साथ उसका माइंडसेट जरूर होगा कि कैसे उसने फ्यूचर में अपने आप को स्टेबल करना है या बिजनेस की तरफ मूव करना है। जबकि जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो फिक्स स्ट्रेटजी, एक ही इनकम पे रहते हैं, एक ही माइंडसेट के साथ चलते हैं, स्टबन। ये भी पॉइंट अभी आपके पास आएगा। फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो पुअर माइंडसेट वाले होते हैं, वो लाइफ में ग्रो करना ही नहीं चाहते, उनके माइंड, उनके जो लाइफ में होते हैं जेलस करेक्टर बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिस्क एंड इम्पॉसिबल। ये सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ डिफरेंस है रिच माइंड को और जो पुअर माइंड को सेपरेट करता है, रिस्क टेकिंग। आपके सामने एक बहुत अच्छी एग्जांपल रखूंगा, मिस्टर एलोन मस्क की। आप सब लोग एलोन मस्क को जानते होंगे। अब एलोन मस्क के बारे में अगर देखा जाए तो उनकी बहुत मोर देन 10 कंपनीज हैं। मोर देन 10 कंपनीज, मैं कुछ कंपनीज के आपके सामने नाम ले लेता हूँ, टेस्ला, स्पेस एक्स, इंटरलिंक, स्टारलिंक, ट्विटर, ये उनकी कंपनीज हैं, ठीक है। एलोन मस्क एक वक्त में वो अपने घर को गिरवी रख चुके थे। 3 दफा जब उन्होंने अपनी स्पेस एक्स कंपनी को शुरू किया तो वो उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना शुरू किया, तो 3 दफा वो नाकाम हुए। और इतनी ज्यादा अमाउंट लगती है, बिलियंस में अमाउंट लगती है एक रॉकेट को बनाने में। उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, खुद वो रेंट के हाउस पे आ गए। ऑलराइट, इवन कि वो अपने ऑफिस में ही सोफे पे सो जाया करते थे। रिस्क उन्होंने इतना लिया कि एक बिलियनर इंसान वो रिस्क गिरवी के घर पे आ गया। रिस्क लिया उसने जब उन्होंने तीसरी दफा अटेम्प्ट किया तो उनको यही बोला गया था, उनको भी पता था कि अगर मैं इस बार भी फेल हुआ, मेरा रॉकेट इस बार भी तबाह हो गया या लॉन्च करते वक्त ये कह सकते हैं खराब हो गया, तो मैं लाइफ में कह सकते हैं बर्बाद हो जाऊंगा। रिस्क था। बट फिर भी उनका से थर्ड अटेम्प्ट भी क्या हुआ, वो लोग फेल हो गए। उनका जब थर्ड अटेम्प्ट था, मैं उनकी लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मिस्टर एलोन मस्क की लाइफ से, क्योंकि उनके जो वे ऑफ थिंकिंग है और जो रिस्क टेकिंग टेकिंग करेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं समझता हूँ वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं अहमियत रखता है। अब क्या हुआ, जब थर्ड टाइम वो फेल हुए तो उनकी जो पूरी टीम थी, इंजीनियर्स की टीम थी, जो उनका स्टाफ था, वो बहुत ज्यादा मायूस हो गया।
ओके, मिस्टर एलोन मस्क का स्टाफ मायूस हो गया और उन्होंने यही कहा कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर एलोन मस्क आते हैं, 1 मिनट के लिए सैडनेस, और उसके बाद दोबारा से बोला, उनके वर्ड्स क्या थे, अब हम लोग फोर्थ अटेम्प्ट करेंगे। फोर्थ अटेम्प्ट पे उन्होंने अपने घर को गिरवी रखा और दोबारा से रीयूजेबल रॉकेट बनाया। साथ ही इस टाइम पे वो अपनी एक और कंपनी थी जो टेस्ला नाम की कंपनी थी, उस वक्त टेस्ला भी इतनी ज्यादा कह सकते ग्रोथ नहीं कर रही थी। तो टेस्ला जो कंपनी थी वो भी उस वक्त कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशंस में नहीं थी, वो भी रिस्क पे थी। तब भी इन्होंने यही बोला कि मैं फोर्थ अटेम्प्ट करूंगा, और फोर्थ अटेम्प्ट में जाके ये पास हुए। फिर इन्हें नए नए प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए, तो इन्होंने लाइफ में रिस्क लिया। इन्होंने मिलियंस का नहीं, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिस्क लिया, और आज लाइफ में मिस्टर एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। क्या? इन्होंने रिस्क लिया लाइफ में। जबकि जो पूरा माइंडसेट वाले लोग हैं वो 1,000 रुपया लगाते हुए भी सोचेंगे, अगर मैंने 1,000 रुपया लॉस कर दिया तो मैं लाइफ में क्या करूंगा। ओके, यहाँ पे आता है कि रिस्क टेकिंग करेक्टर। जब हमारे अंदर इतना फेयर ही नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, हम बचपन से बुजदिल हैं कि हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। वो एक कॉल है, वो कोट क्या है कि अगर आपने बिलियंस कमाने हैं तो अगर आपने मिलियंस कमाने हैं ना, तो आपको बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, आपको बिलियंस का बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। हजारों कमाने तो पहले लाखों लगाओ। पैसे को पैसा बनाता है, पैसे को पैसा खींचता है। तो आपने अगर लॉस करने का आप में फियर नहीं है, वो नहीं है, कह सकते हैं करेज नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ गेन भी नहीं कर सकते। विदाउट पेन देयर इज नो गेन। ऑलराइट। तो जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं वो हमेशा रिस्क टेकिंग करते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही ब्लाइंडली रिस्क ले लिया। कैलकुलेटेड होता है रिस्क, बट रिस्क लाइफ में लेना जरूरी है, ताकि अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है तो रिस्क लेना जरूरी है। ऑलराइट। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की और एक्सपेंस की। ओके, ये पॉइंट बहुत मजे का पॉइंट है। जब भी हम बात करते हैं रिच माइंडसेट की, तो रिच माइंडसेट में क्या होता है, एक मैं आपके साथ बुक शेयर करूंगा, वो है बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड में उन्होंने सबसे पहले मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, ओके, रिच डैड पुअर डैड में वो बताते हैं कि लाइफ में अगर जब भी हमें पेमेंट्स आती है, इनकम आती है, तो हमें पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। लीडर्स, पहले हमें खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है, देन हमें चाहिए कि अपने एक्सपेंस वगैरह पे करना। बट हमारा जो फिक्स माइंडसेट है वो हमें क्या कहता है कि सबसे पहले एक्सपेंस दो, देन आप खुद पे इन्वेस्ट करो। मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं कि लाइफ में आपने कुछ भी करना है, आपको इनकम वगैरह आती है, तो पहले आप 10% 20% अपनी पर्सनल लाइफ के लिए लगाओ। या तो बुक्स खरीदो, अपने ऊपर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए रखो। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ के लिए रखो, डिफरेंट इनकम सोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट करिए, स्टॉक्स परचेज कर लो, शेयर्स परचेज कर लो, किसी जगह पे ट्रेडिंग लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर लो। बट आप लोग इन्वेस्टमेंट लाजमी करें, अपनी जितनी भी इनकम है डिफरेंट वेज ऑफ सोर्सेज को फाइंड करें। जबकि जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं, वो जब भी उनके पास एक अच्छी इनकम आती है, या उनके जैसे उनके पास पेमेंट्स आती है, सैलरीज आती हैं, तो वो अपने एक्सपेंस, घर का रेंट दे देंगे, यूटिलिटी बिल आ जाएंगे, ऑफिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आते हैं, टैक्सेस आ जाते हैं, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ये चीज जो है हमें लाइफ में डिफरेंशिएट करती है। जो रिच माइंडसेट है वो क्या करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनका एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो वो क्या करेंगे, किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। इनफैक्ट जो इंडियन की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं इंडस्ट्री है, या इंडिया में एक बहुत बड़ा सूबा है जिसका नाम है गुजरात। ठीक है, अब गुजराती जितने भी है ना, महावारी में भी कहते हैं, अब वो जितने भी लोग हैं उनका सारा बिजनेस माइंडसेट है। उनकी कोड क्या है कि अगर आपका एक बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो आपको चाहिए कि दूसरे बिजनेस को शुरू करो। उनका माइंडसेट ये है नहीं है कि आप लोग जॉब करो। उनका माइंडसेट क्या है कि अगर आपका एक बिजनेस नहीं अच्छा चला तब दूसरा बिजनेस शुरू कर दो, दूसरा नहीं चला तीसरा, मगर करो बिजनेस। इवन के कुरान मजीद में भी लिखा है कि आपको अपना कारोबार शुरू करना है। ओके, अपने कारोबार की वर्थ बताई गई है, ना कि आप जॉब करो। तो हमें इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, हमें अपने बिजनेस के ऊपर माइंडसेट रखना चाहिए, ना कि हम एक्सपेंस। अगर मैं बात करूं, अगर दो पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अब पर्सन ए के पास भी पहले जीरो था, उसके पास 1 करोड़ आ गया। पर्सन बी के पास भी जीरो है, उसके पास 1 करोड़ आ गया। बट एक है रिच माइंडसेट और एक है पुअर माइंडसेट। लीडर्स, यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि जो रिच माइंडसेट है वो पहले अपने लिए एक घर नहीं परचेज करेगा, या पहले अपने लिए गाड़ी परचेज नहीं करेगा। वो सबसे पहले अपने इनकम सोर्सेज को जनरेट करेगा, सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करेगा। वो कोशिश करेगा कोई ना कोई बिजनेस कर कर ले, किसी जगह पे इन्वेस्ट कर ले। पहले भी तो वो उस मुश्किल में था, पहले भी वो हो सकता है कि वो बस के जरिए काम पर जाता हो,
वो पहले भी रेंट पे घर पे था, बट अब उसे 1 करोड़ आया, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश, वो ये नहीं कहेगा पहले मैं अपने लिए घर परचेज कर लूं, पहले मैं अपने लिए गाड़ी परचेज कर लूं। वो उसी तरह से सीक्वेंस में चलेगा, बट अपने लिए बेस इनकम सोर्सेज को जनरेट करेगा। अगर हम बात करें पुअर माइंडसेट की, पुअर माइंडसेट के पास जैसे ही पैसे आएंगे उस पर्सन के पास, पर्सन बी के पास, वो सबसे पहले अपने लिए क्या लेगा, अपने लिए घर लेगा। घर लेने के साथ साथ वो क्या करेगा, अपने लिए कोशिश करेगा कि अपने लिए एक अच्छी गाड़ी ले, कन्विंस, वो अपने लिए आसानियां पैदा करेगा। ठीक है, अपने लिए एक्सपेंस, अब वो घर लेगा, आपको भी आइडिया है कि घर पे आपको इनकम टैक्स पड़ता है, आपको टैक्स इस पे पड़ता है, ऑलराइट। अब वो उसने अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट नहीं किया, अदर सोर्सेज को जनरेट नहीं किया, बट उसने इनकम को, एक्सपेंस को ज्यादा कर लिया। अगर तो उसने घर लिया तो उसको टैक्स पड़ेगा, एनुअल टैक्स पड़ता है, 5-10 साल के बाद उसको इकट्ठी रिपोर्ट आएगी कि आपने इतना टैक्स पे करना है, ऑलराइट। साथ ही साथ टैक्स के साथ अगर वो अपने लिए घर गाड़ी भी लेगा, तो पहले उसका बस का जितना एक्सपेंस लगता था उससे 10 गुना ज्यादा उसका गाड़ी का एक्सपेंस होगा। अब उसने अपने इनकम सोर्सेज को जनरेट नहीं किया लीडर्स, उसने क्या किया है, उसने अपने लिए एक्सपेंस को क्रिएट कर लिया। ये माइंडसेट होता है पुअर माइंडसेट का, और ये दूसरा माइंडसेट क्या है, रिच माइंडसेट का, कि हम लोग एक्सपेंस की तरफ हम लोग शो ऑफ करते हैं। अगर मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूं, मिस्टर क्या उनका नेम है, मार्क जगरबर्ग, जिनका मेटा सारी कंपनीज है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। मार्क जगरबर्ग दुनिया के मिलियंस बिलियंस में आते हैं, बिलियनर में आते हैं, और टॉप 10 लिस्ट में आते हैं ये अमीर इंसानों में। मार्क जगरबर्ग की आप कितनी भी आप इंटरव्यूज वगैरह देखें या उनको जहां भी देखेंगे, उनकी मोस्टली सेम ड्रेसिंग होती है, एक ही टी शर्ट और एक तरह की पैंट। अब ये नहीं कि उनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं है, उनके पास ना ही कपड़े, ये पैसों की भी कमी नहीं है और ना ही कुछ और। बट उनकी एक दफा इंटरव्यू में पूछा गया, तो आप इतने सिंपल क्यों रहते हो, कहता मुझे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं डिसाइड करता रहूं कि आज मैंने इस कलर की ड्रेस पहननी है, आज मैंने उस कलर की ड्रेस पहननी है, मेरे पास शो ऑफ करने का टाइम नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन लॉट, ऑलराइट। यहां से डिफरेंशिएट आता है। हम लोग जो मिडिल क्लास हैं, जो पूरा माइंडसेट वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस में फोकस करते हैं, शॉप पे फोकस करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, जबकि रिच माइंडसेट इन्वेस्टमेंट में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज अ थिंग, ऑलराइट। ये पॉइंट भी अपने पास लिखे हैं आप लोग, ओके। ये बहुत ज्यादा मजे का पॉइंट है, ये है अपॉर्चुनिटी। जो रिच माइंडसेट लोग हैं लीडर्स, ये क्या करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करते। इनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, ये उसको लूज बिल्कुल भी नहीं करते। जबकि जो पुअर माइंडसेट वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी को इस तरह से लूज कर देते हैं कि शायद इसमें हमारा काम ना चले। बात क्या थी, काश मैं इसमें फेल हो जाऊं, नाकाम हो जाऊं, या अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है नहीं, इसमें फ्रॉड ना हो जाए। अब एक दफा आपको मैं एक बहुत मजे के एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक लाइव एग्जांपल थी मिस्टर बिल गेट्स की। बिल गेट्स को आप सब लोग जानते होंगे। बिल गेट्स का एक इंटरव्यू था, और इंटरव्यू लेने वाली जो लड़की थी, इंटरव्यू ही थी, वो एक फीमेल थी। उस फीमेल ने उनसे बोला कि आपका जो अमीर होने का, कह सकते हैं आप लोग, आप कैसे अमीर हुए, आप कैसे समझते हैं कि लोग अमीर हो सकते हैं। बिल गेट्स ने अपनी पॉकेट से क्या निकाला, चेकबुक निकाली, और एक चेक के ऊपर अपने सिग्नेचर कर दिए, और ब्लैंक चेक उनको दे दिया उस इंटरव्यूई को। अब उसे बोला कि आप इसके ऊपर जितनी भी अमाउंट लिख सकते हैं ना, आप इसके ऊपर अमाउंट लिख लें, ये चेक के ऊपर मेरे सिग्नेचर है, जाके कैश करवा लीजिएगा, आपको सारी अमाउंट मिल जाएगी। अब वो जो कह सकते हैं, वो जो इंटरव्यू थी वो शाय होगी, या उसने इस चीज को कह सकते हैं कि डिफरेंट सेंस में समझा। उसने बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप मुझे ब्लैंक चेक दे रहे हैं, मैं ये चेक एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मिस्टर बिल गेट्स ने फिर बोला कि इसके ऊपर मेरे सिग्नेचर हैं, आपने जितनी भी अमाउंट लिखनी है ना, आप इस पे अमाउंट लिखें और जाके बैंक में कैश करवाएं, आपको पैसे मिल जाएंगे। और उसने फिर इंटरव्यू में यही बोला कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं इस चेक को नहीं ले सकती। अगेन मिस्टर बिल गेट्स ने बोला कि आप इस चेक को रखिए, जितनी भी अमाउंट चाहते हैं आप कर लें। उसने बोला नहीं। राइट। तो यहां से मिस्टर बिल गेट्स ने उन्हें बोला कि यही बात है आप में और हम में। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी थी कि आप दुनिया की सबसे अमीर इंसान विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स आप बन सकती थी। आप चाहते तो जितनी भी मेरी वर्थ है ना, उतनी अमाउंट इस चेक पे लिख देती, और मैं इसका कह सकता हूं, मैं ओनर था, मैं इस चेक को क्लियर करने का हकदार था। ठीक है, बट आपने इस अपॉर्चुनिटी को लूज किया। अगर यही अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आती, तो मैं एक एक सेकंड के अंदर मैं उसका अमाउंट लिखता है चेक के ऊपर, जितनी मेरा दिल करता, और मैं सारी अमाउंट कैश करवा सकता। बट आपने इस अपॉर्चुनिटी को लूज किया। यही बात है लीडर्स, कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती है, हम लोग ये कह के कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि मैंने अगर जैसे वो इंटरव्यू ने सोचा होगा कि बिल गेट्स से मैंने चेक ले लिया है, तो मुझे लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द माइंड, ओके। हम लोग भी इसी वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को लूज कर देते हैं, ऑलराइट। अपॉर्चुनिटी को लूज करने से हमारा अपना ही नुकसान है। अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है या कुछ हासिल करना है, तो हमें, हमारे पास जो सी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, हमें कोशिश करनी चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज को गेन करें। बट मेक श्योर अपॉर्चुनिटीज ऐसी ना हो कि आपके पर काट दें।
कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं कि अगर आप सपोज एक बिजनेस कर रहे हैं और आपके कोई सेकंड पर्सन, कोई बड़ी कंपनी आके आपको बोले कि आप अपनी कंपनी को हमें सेल आउट कर दो या आप हमारे पास जॉब कर लो, एक अच्छी आपको ऑफर मिल जाए, ये जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है शायद आपके पर काट दे। अगर आप अपने बिजनेस में आज अच्छी इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे, कल को आपका बिजनेस बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। ऑलराइट, यहां से आपने जज करना है कि अपॉर्चुनिटीज आपने गेन करनी है। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में खुद कभी कभी होता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, कुछ लोग ऐसे डिटर्मन होते हैं जो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को खुद क्रिएट करते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स बट आई हैव अ लॉट शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई विल डिस्कस विद लेटर। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है लीडर्स, ये पॉइंट है लर्निंग फ्रॉम फेलियर। एंड द पुअर माइंडसेट का आपको पता ही है, वो स्टबन होते हैं। जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं वो अपनी फेलियर से, अपने नाकामियों से सीखते हैं, अपनी नाकामी से सीखते हैं। अगर वो किसी जगह पे फेल हो रहे हैं ना, वो सीखते हैं। आपसे बात एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपको दूंगा, उस मिस्टर थॉमस ए एडिसन। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ सेशंस में। थॉमस ए एडिसन ऐसे इंसान जिन्होंने बल्ब की इन्वेंशन की, ठीक है। कहा जाता है ये इंसान 10,000 बार फेल हुआ था। जब ये बल्ब बना रहा था तो इसकी नोटपैड पे, नोटबुक पे क्या था, 10,000 फॉर्मूलाए थे जो रॉन्ग थे, गलत थे। हर फॉर्मूला इन्होंने यूज किया, नया फॉर्म उसमें फेल हुए, दोबारा फॉर्म। इवन के इनके जो नेबर्स थे, इनके जानने वाले थे, वो उनको पागल कहना शुरू हो गए कि तुम पागल हो, तुम इस एक ही चीज पे लगे हुए हो, इसमें नाकाम हो रहे हो बार बार, तुम इसमें सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, तुम इस चीज को छोड़ दो और कुछ दूसरा काम करो। बट इस इंसान ने नेवर गिव अप किया, हमेशा अपने फेलियर से सीखा। अगर एक इसका फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ तो उसने नया फॉर्मूला, पुराने फॉर्मूले को चेंज करके नए फॉर्मूले को देखा। नया फॉर्मूला नहीं हुआ तो पुराने फॉर्मूले से सीखा और नए फॉर्मूले पे उसने मूव ऑन किया। एक जगह पे स्टबन नहीं रहा। 10,000 बार फेल होने के बाद हम लोग 2 से 3 दफा फेल होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम को छोड़ के बैठ जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि शायद हम इसके लिए डिजर्व ही नहीं करते। हमारे अंदर जो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो आ जाता है। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब कमतरी, वो आ जाता है। बट 10,000 बार फेल होने के बाद इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया, इजाद कर लिया, वो था टंगस्टन फिलामेंट का। आप लोग जो से भी बल्ब यूज करते हो उनमें फिलामेंट यूज होती है जो बल्ब को रोशन करती है। तो जब इनको टंगस्टन फिलामेंट का फॉर्मूला मिला तब जाके बल्ब बना, और आज सब लोग थॉमस ए एडिसन को जानते हैं और उनकी बनाई हुई इजाद, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को सब लोग यूज करते हैं। दिस इज द ट्रू वर्थ ऑफ लर्निंग फ्रॉम फेलियर। जबकि जो पोअर माइंडसेट है, आपको बता दिया कि वो एक जगह बैठ जाए, 1 से 2 दफा नाकाम होंगे, मुश्किल है कि वो सेकंड टाइम भी अटेम्प्ट करें। उसके बाद वो स्टबन हो जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। अपनी नाकामियों से नहीं सीखते हैं, दूसरों की नाकामियों से सीखने के लिए 2 से 3 वेज हो सकते हैं। एक तो आप अपनी नाकामियों से सीखो, अगर आप फेल हो रहे हो तो उससे सीखो कि मैंने लास्ट टाइम कौन सी मिस्टेक की थी। सेकंड, अगर आप फेल नहीं हो रहे, आप किसी सातले पर्सन को जानते हो कि वो किसी चीज में फेल हुआ है, आप उससे जज कर सकते हो। आपके पास एक बहुत अच्छी एवेंजर सीरीज है, एवेंजर्स एंड गेम भी आपने देखी होगी। आयरन मैन का कैरेक्टर बहुत ज्यादा फेमस है। आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों ने ऐसी चीजें ऑलरेडी वॉच की हुई हैं तो आप उनसे बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हो। आयरन मैन के बारे में ये कहा जाता है कि आयरन मैन हमेशा अपनी, कह सकते हैं, नाकामी से सीखता है, मिस्टेक से सीखता है, ठीक है। उसने एक नहीं काफी ज्यादा अपने जो आयरन मैन के जो सूट हैं उनको चेंज किया था, अपने आर्मर्स को चेंज किया, और हर आर्मर में उसने न्यू अपडेट डाली। कभी उसने नैनो पार्टिकल से बनाया, कभी कुछ। तो उसने, उसके वर्ड्स भी ये थे कि मैं हमेशा अपनी मिस्टेक से सीखता हूँ। वो था रिच माइंडसेट। हम लोग क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक को लेके बैठ जाते हैं और उसके बाद सीखते नहीं है। हम लोग कहते हैं बस हम है ही इसी काम है, हमारी लाइफ ही अच्छी नहीं है, हमारी किस्मत में यही लिखा गया। पुअर माइंडसेट है, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। और जिस दिन हमारा माइंडसेट चेंज हुआ लीडर्स, मेक श्योर यू विल बी द बिलीनियर इन योर फैमिली, यू विल बी द फर्स्ट बिलीनियर इन योर फैमिली। तो अमीर होने से पहले हमारा माइंड अमीर होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करें तो ये बहुत नॉर्मल है, आप सब लोग जानते हैं कि जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं ना, अगर उनके पास टाइम है, 1 घंटा है, वो फ्रेंड्स को कॉल करेंगे, यार आज फ्री बैठे हुए हैं, छुट्टी है ऑफिस से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीटअप कर लेते हैं। मीटअप करेंगे, वहां पे मीटअप में क्या होगा, दोस्त मिलेंगे, आपस में एक दूसरे की बुराइयां करेंगे। अच्छा यार, वो जो अली है ना वो ऐसा करता है, वो जो शज़ेब है वो ऐसा करता है। अगर फीमेल है तो वो एक दूसरे की चुगलियां, ये डिस्कशंस करें, ये होता है पूरा माइंडसेट। गॉसिप्स करना, दूसरों के बारे में बात करना, इवेंट्स के ऊपर बात करना। जबकि जो पूरा माइंड, जो रिच माइंडसेट लोग हैं ना, वो जब भी मिलते हैं, एक तो उनको एक जगह एक ऐसी चाहिए होती है जो कंफर्टेबल जोन हो, ठीक है, यानी वहां पे उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, अगर वो बैठते हैं, मिलते हैं, तो उनके माइंड में क्या होता है, अच्छा आजकल आपका बिजनेस कैसा जा रहा है, इस बिजनेस में लास्ट टाइम मैंने, अगर वो उनके मीटअप होंगे बिजनेसमैन के या जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं, वो कहेंगे यार मैं आज मार्केट में ना ये वाला प्रोडक्ट देखा है, मैं सोच रहा हूँ इस पे इन्वेस्ट कर लूँ, ये शेयर्स आए, ये कॉइन नया आया है, मैं इस पे ट्रेड कर लूँ। उनके माइंड क्या होते हैं, रिच माइंडसेट, डिफरेंट आइडियाज के ऊपर बात करते हैं।
डिफरेंट वेज ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं कि मैं कैसा बिजनेस कर सकता हूँ, डिफरेंट थिंग्स, हमेशा आइडियाज के ऊपर सोचते हैं। अब क्या उनका नाम है, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला जिसके नाम पे टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी है, एलोन मस्क भी उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। निकोला टेस्ला वो इतने ज्यादा इनोवेटिव थे, कहा जाता है कि वो अपने वक्त में 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, निकोला टेस्ला जिन्होंने डीसी मोटर बनाई, इन्वर्टर्स बनाए, इतनी उनकी इन्वेंशंस हैं। वो कहा जाता है कि अपने टाइम से वो 100 साल आगे से आगे का सोचते थे, हमेशा आइडियाज के ऊपर बात करना। उनकी इतनी ज्यादा इन्वेंशंस है ना, निकोला टेस्ला, वो कहा जाता है कि आइंस्टाइन से भी ज्यादा अक्लमंद थे, उनका आईक्यू लेवल ज्यादा था। बट वो फेमस नहीं हुए कि उनको मार्केटिंग स्ट्रक्चर नहीं था आता। बट उनकी इन्वेंशंस आज हम सब लोग यूज करते हैं। हम लोग पानी लेते हैं, पानी को कैसे जमीन से निकालते हैं, मोटर के जरिए, मोटर उनकी इन्वेंशंस है। देयर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हमें बस जब भी टाइम होता है, पूरा माइंडसेट वाले लोगों के पास जब भी टाइम होता है, वो लोगों के बारे में बात करते हैं, न्यू इनोवेशंस के बारे में, आइडियाज के ऊपर बात नहीं करते। राइट लीडर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत मजे का पॉइंट है ये। पॉइंट हमें समझने के लिए जरूरी है कि जो रिच माइंडसेट है उनके गोल्स होते हैं। पुअर माइंडसेट पर्पसलेस होते हैं, कोई गोल नहीं, उनको पता ही नहीं कि कल के लिए उन्होंने क्या। रिच माइंडसेट को अगले 10 साल का भी पता है कि मैंने 10 साल में क्या काम करना है। वो 10 साल का शेड्यूल जो है पहले ही लिख के रख लेंगे, अपना टाइम स्केड्यूल कर लेंगे। डिसिप्लिन लोग होते हैं। पुअर माइंडसेट वालों का पर्पस ही नहीं, उनका कोई एम ही नहीं होता। और वो एक स्टोरी भी है, स्टोरी कह सकते हैं, पोम भी है, उसमें लिखा हुआ है, अ मैन विदाउट अ ड्रीम इज अ बर्ड विदाउट अ विंग्स। कि अगर एक इंसान जिसके कोई ड्रीम्स नहीं है, जिसके कोई गोल्स नहीं है, वो एक ऐसे ही परिंदा है जिसके पर नहीं है, जो उड़ नहीं सकता। राइट लीडर्स। तो गोल्स बनाना, गोल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको इस पे एक्सप्लेन करूंगा किसी दिन। अभी आपके लिए अपने पास रख लें कि अभी आपने गोल्स अपने सेट करने हैं। रिच माइंडसेट गोल सेट करते हैं। आज का गोल सेट करेंगे, माइनर गोल सेट करेंगे, शॉर्ट टर्म गोल सेट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल का गोल सेट करेंगे। यही चीजें होती हैं जो रिच माइंडसेट को और पुअर माइंडसेट को एक दूसरे से क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। एंड लास्ट पॉइंट लीडर्स आपके सामने ये है, रिच माइंडसेट के जो लोग हैं वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट अपनी भी जो मिस्टेक्स होती है ना वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। जो रिच माइंडसेट है, अगर उनसे मिस्टेक होती है, वो सोचते हैं, वो यही कहेंगे कि हाँ मैंने मिस्टेक किया, नेक्स्ट टाइम मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, नेक्स्ट मेरी यही कोशिश होगी कि मैं ऐसी मिस्टेक दोबारा ना करूँ। वो अपनी नाकामी से, वही पॉइंट आ जाता है, नाकामी से सीखेंगे। अगर एक टीम लीडर है, एक अच्छा लीडर है, सक्सेस रिच माइंडसेट वाला लीडर है, अगर उसकी टीम से कोई मिस्टेक होगी ना, तो वो लीडर ये नहीं बोलेगा कि मेरे इस पर्सन की वजह से ये सारे जो प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप हुआ, ये नाकामी हुई। वो कहेगा कि हाँ हमारी वजह से हुआ। वो खुद को पहले रखेगा। और लीडर्स, तो रिच माइंडसेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां लेते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट क्या होते हैं, वो जिम्मेदारियों से भागते हैं। ओके। उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो वो उससे भागेंगे। वो क्या कहेंगे कि नहीं ये काम नहीं अच्छा, मुझसे मिस्टेक नहीं हुई है, उसकी वजह से ही, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। रिच माइंडसेट वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। दीज आर सम पॉइंट्स आई हैव डिस्कस विद यू गाइस, कि जो लोग रिच माइंडसेट वाले हैं और जो लोग पुअर माइंडसेट वाले हैं। जल्दी से आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। रिच माइंडसेट कंसिस्टेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, गोल सेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज लूज नहीं करते, ग्रोथ माइंडसेट होता है, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। ऑलराइट लीडर्स, ये सारे पॉइंट्स हैं जो रिच माइंडसेट को पुअर माइंडसेट के साथ डिस्कस डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपने अपनी लाइफ में जज करना है, अपने अपने लिए सोचना है बैठ के कि हमें रिच माइंडसेट में आना चाहिए या पुअर माइंडसेट में आना चाहिए। आज का सेशन यही है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और जो पॉइंट्स आपको बताए गए इनको नोट डाउन करें, अपनी पर्सनल लाइफ में जरूर अप्लाई करें, ताकि आप लोग भी रिच माइंड लोगों में आए और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।